बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने संक्रामक रोग, संक्रमण के स्रोत, संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण, संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय किस तरह से किए जाते हैं, इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है रोग, स्वास्थ्य की स्थिति, संचारी रोग। तो स्वास्थ्य की स्थिति और संचारी रोग क्या हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मायन अवधि। ऊष्मायन अवधि क्या होती है? संक्रमण के संपर्क में आने के बाद लक्षण दिखने में समय लगता है। संक्रामक अवधि क्या होती है? समय जिसके दौरान एक बीमार बच्चे की बीमारी दूसरे में फैल सकती है। कभी कभी बच्चे इस अवधि में के समाप्त होने से पहले स्कूल लौट सकते हैं। एक संक्रामक रोग किसी भी बीमारी के कारण होता है। एक रोगजनक का प्रत्यक्ष प्रभाव इस बीमारी में देखने को मिलता है। एक रोगजनक कोशिकीय, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक या अकोशिकीय वायरस, विरोइड और प्रियन हो सकता है। कुछ संक्रामक रोग भी संचारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। अगला पॉइंट है डायरिया की बीमारी। डायरिया की बीमारी किस तरह से होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया की बीमारी मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। यह रोकथाम योग्य और उपचार योग्य दोनों हैं। स्वस्थ पेयजल और पर्याप्त स्वास्थ्य के माध्यम से अतिसार की बीमारी के एक महत्वपूर्ण अनुपात को रोका जा सकता है। दस्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का प्रमुख कारण है। अतिसार को प्रति 3 दिन या अधिक ढीले या तरल मल के होने के रूप में परिभाषित किया गया है। दस्त आमतौर पर आंत्र पथ में संक्रमण का एक लक्षण है, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु, वायरल और परजीवी जीवों के कारण हो सकता है। तो दस्त के 3 नैदानिक प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। तीव्र पानी वाला दस्त कई घंटों या दिनों तक रहता है और इसमें हैजा भी शामिल है। तीव्र खूनी दस्त, जिसे पेचिश भी कहा जाता है, और लगातार 10-14 दिनों या उससे अधिक समय तक रहता है। अगला पॉइंट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। अतिसार से उत्पन्न सबसे गंभीर खतरा निर्जलीकरण है। दस्त के दौरान तरल मल, उल्टी, पसीना, मूत्र और श्वास के माध्यम से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स खो जाते हैं। निर्जलीकरण तब होता है जब इन नुकसानों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। निर्जलीकरण की डिग्री को 3 के पैमानों पर रेट किया गया है, जो इस प्रकार हैं। गंभीर निर्जलीकरण में क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। सुस्ती, बेहोशी, धसी हुई आँखें, पानी पीने में असमर्थता, त्वचा की चुटकी बहुत धीमी गति से वापस आती है। कुछ निर्जलीकरण किस तरह से उसके संकेत होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। जैसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, धसी आँखें, उत्सुकता से पानी या प्यासा। कोई निर्जलीकरण नहीं, इसमें कुछ गंभीर निर्जलीकरण नहीं होता है। इसके कारण क्या क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संक्रमण। अतिसार बैक्टीरिया, वायरल और परजीवी जीवों के कारण होने वाले संक्रमण का एक लक्षण है, जिनमें से अधिकांश मल दूषित पानी से फैलते हैं। संक्रमण अधिक आम है जब पर्याप्त स्वच्छता और पीने, खाना पकाने और सफाई के लिए सुरक्षित पानी की कमी होती है। रोटावायरस और एस्चेरिचिया कोलाई कम आय वाले देशों में मध्यम से गंभीर दस्त के 2 सबसे आम एटियोलॉजिकल एजेंट हैं। हमारा अगला पॉइंट है कुपोषण।
कुपोषण क्या है? डायरिया से मरने वाले बच्चे अक्सर कुपोषण से पीड़ित होते हैं, जो उन्हें दस्त के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। प्रत्येक अतिसार प्रकरण बदले में उनके कुपोषण को और भी बदतर बना देता है। दस्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। अन्य कारण क्या हैं इसके अन्य कारण है अतिसार की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है, जो खराब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण बढ़ जाती है। भोजन को अस्वस्थ परिस्थितियों में तैयार या संग्रहित करने पर अतिसार का एक अन्य प्रमुख कारण होता है। असुरक्षित घरेलू जल भंडारण और प्रबंध भी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। प्रदूषित पानी से मछली और समुद्री भोजन भी बीमारी में योगदान दे सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रोकथाम और उपचार। इसकी रोकथाम या इसके उपचार क्या हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। दस्त से बचाव के प्रमुख उपाय शामिल हैं सुरक्षित पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वच्छता का उपयोग, साबुन से हाथ धोएं, जीवन के पहले 6 महीनों के लिए विशेष स्तनपान, अच्छी व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता। संक्रमण कैसे फैलता है, इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा और रोटावायरस टीकाकरण। दस्त के इलाज के प्रमुख उपाय निम्नलिखित शामिल हैं, जो इस तरह से हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुनर्जलीकरण। पुनर्जलीकरण क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन और यानी ORS के घोल के साथ ORS साफ पानी, नमक और चीनी का मिश्रण है। इसमें प्रति उपचार कुछ सेंट खर्च होता है। ORS छोटी आंतों में अवशोषित हो जाता है और मल में खोए हुए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बदल देते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जिंक की खुराक। जिंक की खुराक डायरिया की अवधि को 25% तक कम कर देती है और मल की मात्रा में 30% की कमी के साथ जुड़ी होती है। हमारा अगला पॉइंट है पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ। एक एपिसोड के दौरान दूध सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ देना जारी रखने और बच्चों को जीवन के पहले 6 महीने के लिए विशेष रूप से स्तनपान सहित पौष्टिक आहार देकर कुपोषण और दस्त के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना, विशेष रूप से लगातार दस्त के प्रबंधन के लिए या जब मल में रक्त हो या निर्जलीकरण के लक्षण हों। हमारा अगला पॉइंट है कुछ रोग, उनके लक्षण तथा रोकने के उपाय क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है खसरा। खसरा क्या है? यह भी एक संक्रामक रोग है, किंतु चेचक की तरह भयंकर नहीं है। यह बच्चों में अधिक होता है। यदि घर में एक बच्चे को होता है तो घर के सभी बच्चे एक के बाद एक इसकी चपेट में आ जाते हैं। रोग के लक्षण, खसरा रोग के लक्षण क्या क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रोगी को जुकाम व सिर दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ज्वर बढ़ जाता है और साथ ही खांसी भी होने लगती है। 4-5 दिनों बाद मुख्य कनपटी के पीछे दाने दिखाई देने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाते हैं और सारा शरीर लाल हो जाता है। आँखों में पानी बहने लगता है और छींकें आने लगती हैं। 1-2 दिन बाद दाने मुरझाने लगते हैं और बुखार भी कम हो जाता है। दाने सूख जाते हैं और उन पर से पपड़ी उतरने लगती है। 8 से 10 दिनों में शरीर बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है रोग का निवारण तथा उपाय। खसरा रोग का निवारण तथा इसके उपाय क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। रोगी को एकदम अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी को ठंडी हवा से बचाना चाहिए। रोगी को फलों का रस तथा उबला पानी देना चाहिए। चिकित्सक की सलाह पर बदन को हल्के गुनगुने पानी से पोंछ देना चाहिए। इस रोग से बचने के उपाय निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है खसरा वाले बच्चे को घर के अन्य व्यक्तियों से अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। नंबर 2, रोगी की नाक व मुंह से निकले स्राव को पुराने किंतु स्वच्छ कपड़े से पोंछें तथा जला दें। नंबर 3, रोगी के थूकने वाले बर्तन में निसंक्रामक पदार्थ डालें। नंबर 4, रोगी बालक के खिलौने, वस्त्र तथा बर्तन किसी निसंक्रामक पदार्थ से साफ करें। नंबर 5, रोगी के
परिवार वालों को चाहिए कि वे रोग उत्पन्न होते ही इसकी सूचना नगर पालिका को अवश्य देनी चाहिए। सूचना क्या है? यदि खसरे का उपचार ठीक से ना हो तो निमोनिया होने का भय रहता है। यह रोग विषाणु के कारण होता है। प्रतिरक्षा, इसकी प्रतिरक्षा किस प्रकार की जाती है, इस बारे में हम जानेंगे। इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरक्षा की क्षमता बहुत कम शिशुओं में होती है। एक बार खसरा निकलने पर प्रतिरक्षा क्षमता पैदा होती है। बच्चों को 2-3 बार खसरा निकलने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए एक नए टीके की खोज हुई है। हमारा अगला पॉइंट है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। छोटी माता किस तरह से फैलती हैं, क्या है ये, इस बारे में हम जानेंगे। यह वायु के माध्यम से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह चेचक के समान ही होता है। सामान्यतः यह रोग केवल बच्चों को ही होता है। रोग का कारण वायरस है। ये वायरस रोगी के थूक, मल, छींक तथा नाक के स्राव में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। छोटी माता के लक्षण तथा बचाव के उपाय क्या क्या हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इस रोग के प्रारंभ में ही व्यक्ति को बुखार हो जाता है, शरीर में दर्द होता है तथा नाक बहने लगती है। धीरे धीरे सारे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने कुछ दिनों में ही सूख जाते हैं। ये दाने चेचक के समान अधिक कष्टदायक नहीं होते तथा इन्हें चिन्ह भी नहीं रहते। छोटी मात्रा में रोगी को विश्राम के लिए अलग कमरे में रखना चाहिए तथा नमक रहित हल्का भोजन देना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को ना तो रोगी के संपर्क में आना चाहिए और ना ही उसकी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के मलमूत्र तथा दाने के खुरंट को गड्ढे में दबा देना चाहिए। यह रोग ना तो अधिक भयानक है और ना ही अधिक मात्रा में मिलता है। प्राय इससे रोगी की मृत्यु कम होती है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।